A very good morning to all my dear students. Today we are starting our 13th lecture. लेक्चर नंबर 12 तक हमने सीखा है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की जो डिटेल है वो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर सीखी है। और उस लेक्चर के अंदर हमने सीखा है कि किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। वो डिक्रीजमेंट कितना होता है वो सारी चीज़ें हमने लेक्चर नंबर 12 के अंदर सीखी है। आज हमारा लेक्चर नंबर 13 होगा जिसमें हम सीखेंगे राउल्ट्स लॉ। क्या सीखेंगे? राउल्ट्स लॉ। अब राउल्ट्स लॉ क्या बताता है? मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर तक बहुत अच्छे से ही बताया है कि जो हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद वेपर प्रेशर में क्या आती है? कमी आती है। वेपर प्रेशर में कमी जो आएगी उसके बाद वो सॉल्यूशन बन जाता है हमारा। ये हमने वहाँ पे सीखा है। अब जो उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो कितना होगा और वो किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, ये हमारा कौन बताएगा? राउल्ट्स लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले हम राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट लिख लेते हैं। नोट डाउन द स्टेटमेंट। राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है हमारा? when non volatile solute is added, when non volatile solute is added in pure solvent, the vapor pressure of the solution, the vapor pressure of the solution, the vapor pressure of the solution is equals to vapor pressure of pure solvent is equals to vapor pressure of pure solvent and mole fraction of solvent। यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन वो एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं। व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड इन प्योर सोलवेंट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट। ये हमारी इसकी स्टेटमेंट है। राउल्ट्स लॉ ने क्या बताया? देखिए, हमने कोई प्योर सॉल्वेंट लिया था। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सीखा है, हमने कोई प्योर सॉल्वेंट लिया है, इसका वेपर प्रेशर हमने कितना माना है? P0। अब इसका वेपर प्रेशर P0 है, इसके बाद हम इसमें सोल्यूट ऐड करते हैं। सोल्यूट की नेचर कैसे है हमारी? नॉन वोलेटाइल। ये सब हमने लास्ट लेक्चर के अंदर सीखा है कि नॉन वोलेटाइल क्या होता है वगैरह वगैरह, सब उसके अंदर है हमारा। अब ये सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट ऐड करने के बाद ये हमारा क्या बन जाता है? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है? PS। अब इसमें कमी आती है, डिक्रीजमेंट होता है। ये हमने कहाँ पे देखा था? अगर ये हमारा कितना था? 100 टोर था और ये बाद में कितना हो गया? 90 टोर। तो डिक्रीजमेंट हमारा डेल्टा P कितना था हमारा? 10 टोर। अब ये जो 90 रहा है ना, ये किस बात पे डिपेंड करता है? ये कौन बताता है? हमारा राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ का क्या कहना है? अब आप बड़े ध्यान से समझिएगा, मतलब आपको एक्सपेरिमेंटली समझना है कि उन्होंने कैसे किया होगा। ये इसके लिए कोई डेरिवेशन नहीं दिया उन्होंने, ये वास्तव में वही स्टेटमेंट है, इसका तो कोई डेरिवेशन नहीं है। और ये स्टेटमेंट जो है ना हमारा, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है। उन्होंने प्रूव कैसे किया था वो मैं आपको बताऊंगा अभी। उन्होंने क्या बताया कि जब प्योर सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देते हैं तो उसका सोल्यूशन का वेपर प्रेशर हो जाता है PS। अब ये PS जो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये कितना हो जाएगा? उन्होंने बताया कि उस प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो आपने स्टार्टिंग में लिया था, एक तो वो आपको पता होना चाहिए, और उस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, उस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, ये जो सॉल्वेंट हमने लिया है इसका मोल फ्रैक्शन। अब यहाँ पे आपको थोड़ा समझने लायक बात क्या है वो देखिए एक बार। सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो प्योर सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। अब ये बात कैसे है? P0 क्या है हमारा? P0 इनिशियल में वेपर प्रेशर कितना था हमारा सॉल्वेंट का, तो हमने P0 मानना हुआ है। कहीं ना कहीं इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इस सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। अगर ये 100 टोर है और ये 90 हुआ है, तो ये 90 कब हुआ है? जब ये कभी कुछ ना कुछ ज़्यादा रहा होगा। तो कहीं ना कहीं एक तो उस प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर पे भी डिपेंड करेगा, और उस सॉल्वेंट की कितनी अमाउंट है हमारे पास में उस पर भी डिपेंड करेगा। अमाउंट हमने मोल फ्रैक्शन के रूप में कैलकुलेट की है। किसके फॉर्म में? मोल फ्रैक्शन के रूप में। मोल फ्रैक्शन हमारी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स हमने पढ़ा था कि जो वेपर प्रेशर होता है ना
वो टेम्परेचर से क्या हो जाता है, अफेक्ट हो जाता है। जब वेपर प्रेशर हमारे टेम्परेचर से अफेक्ट हो जाता है तो हमें ऐसी यहाँ पे ऐसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म लेनी होगी जो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट ना करती हो। तो यह तो मोलैलिटी है या हमारा कौन है, मोल फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे हमने जो इनकी अमाउंट ली है वो इन द फॉर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन ली है। अब इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पी नॉट पे डिपेंड करेगा, इनिशियल में कितना था 100 टोर था, और उसकी कितनी अमाउंट है उस पर डिपेंड करेगा। अब उन्होंने कैसे पता किया होगा ये समझते हैं। हमारे पास में 3 सॉल्वेंट हैं, ए, बी एंड सी। ये क्या हमारे पास में 3 सॉल्वेंट है, पी नोट ए, पी नोट बी एंड पी नोट सी। ये इनके क्या है, वेपर प्रेशर है। अब इनमें उन्होंने क्या किया, अलग अलग अमाउंट ऑफ सोल्यूट, किसकी, सोल्यूट की अलग अलग अमाउंट ऐड की। उससे क्या होगा, इसमें भी ऐड की, इसमें भी ऐड की। अब ज़्यादा अमाउंट डालोगे तो वेपर प्रेशर में कमी भी क्या आएगी, ज़्यादा ही आएगी। अमाउंट ऑफ सोल्यूट इंक्रीज करता है तो वेपर प्रेशर में डिक्रीजमेंट भी उतना ही ज़्यादा होता है। ये बात हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ी है। अब तीनों में हमने सोल्यूट ऐड किया है। अब उन्होंने क्या किया, इनिशियल प्रेशर तो उन्हें पता था तीनों सॉल्वेंट का, और उन्होंने जितना मोल फ्रैक्शन रहा सोल्यूट ऐड करने के बाद वो मोल फ्रैक्शन और पता किया, मोल फ्रैक्शन क्या कर लिया, वो भी पता कर लिया। अब उन्होंने इसकी मल्टीप्लिकेशन करा के देखी तो उन्हें 3 अलग अलग सॉल्यूशन के लिए जो उनका मल्टीप्लिकेशन था वो क्या मिला, उसी रेशो में मिला। तो इससे क्या कन्फर्म होता है कि जब उन्हें तीनों उसी रेशो में मिलते हैं तो उन्हें इससे ये कन्फर्म होता है कि हमें अगर किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बताना है तो उसका इनिशियल वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पता होना चाहिए और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन पता होना चाहिए। उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो जैसे उन्होंने तीनों में यहाँ पे किया। तीनों में क्या किया, तीनों सॉल्यूशन का पी नोट मान लिया उन्होंने सबसे पहले, उसके बाद इनमें सोल्यूट ऐड किया, और सोल्यूट ऐड करने के बाद इनका मल्टीप्लिकेशन करके देखा। तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उन्हें पता लगा कि ये तो इसी पे डिपेंड करता है, और उन्होंने ये वाला फॉर्मूला हमें डायरेक्ट दिया। इसका कोई भी डेरिवेशन उन्होंने नहीं दिया है। यहाँ पे एक सोचने वाली बात मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो अमाउंट जो हमने सोल्यूट की ऐड की है क्या उस पर डिपेंड नहीं करेगा, जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट डाली है क्या उस पर डिपेंड नहीं करेगा। देखिए जो डिक्रीजमेंट होता है वेपर प्रेशर में, जो कमी आती है हमारी, वो किस बात पे मेनली डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे। बट वो बाद में कितना बच जाता है, सॉल्यूशन का कितना हो गया है सोल्यूट ऐड करने के बाद, वो सोलवेंट पे ही डिपेंड करता है मेनली। किस पे डिपेंड करता है, सोलवेंट की सब कुछ चीज़ें रखी जाएंगी उसमें, ठीक है। अमाउंट ऑफ सोल्यूट नहीं करती है। अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो कमी आती है वो उस पर अफेक्ट करता है, और इसी चीज़ को भी हम प्रूव भी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या है, हमारा राउल्स लॉ का स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट भी आप उसी मतलब इस फॉर्मूले से मैच कर सकते हो। द व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड, ये बोला है ना, जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड किया जाता है, द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये बोला गया है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो ये यहीं से आया है। अभी हम और अच्छे से इसे देखते हैं। मैं इसे लिख सकता हूँ पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना। इस सब इक्वेशन को हम कितना मानेंगे, इक्वेशन नंबर 1। इसे हम क्या मानेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। अब आपको ये तो पता है ना, वी नो डेट द टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूशन, द टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 1। सॉल्यूशन में कितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो उसका मोल फ्रैक्शन हमेशा कितना रहता है, 1 के इक्वल रहता है। अब यहाँ से मुझे अमाउंट ऑफ सोल्यूट चाहिए, सॉल्वेंट चाहिए, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो इधर चला जाएगा 1 माइनस सोल्यूट, उसे मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा। सॉल्वेंट 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इसे यहाँ पे पुट कीजिए,
पी एस अपॉन पी नोट इक्वल्स टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब मैं क्या करता हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को इधर ले लेता हूँ और ये वाले पी एस अपॉन पी नोट को इधर ले लेते हैं। पी एस अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट 1 माइनस पी एस अपॉन पी नोट मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल्स टू, एलसीएम लेने के बाद ये पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट हो जाएगा। पी नोट माइनस पी एस क्या होता है हमारा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन पी नोट। देखिए पी एस माइनस पी नोट होता है हमारा डेल्टा पी। ये इक्वेशन आ गई हमारी। ये टर्म क्या है हमारी, ये बताओ स्टूडेंट्स। डेल्टा पी अपॉन पी नोट, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। लेक्चर नंबर 12 के अंदर हमने इसे देखा है कि ये क्या है हमारा, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। हमारा लेक्चर 12 यहीं पे खत्म हुआ था। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब देखिए ये क्या है हमारा, उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वो कितना रह जाता है, वो हमेशा उन्हीं सोलवेंट और सोलवेंट पे डिपेंड करता है, सोलवेंट की सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, ये मैंने बताया आपको। बट कमी कितनी आई है, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिवली कितनी कमी हुई है, वो तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है। तो अब हमारा जाके स्टेटमेंट सही हुआ है, जबकि ये बात भी और ये बात दोनों एक ही चीज़ें हैं। बस ये है कि इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूट है, ये इन द फॉर्म ऑफ सोलवेंट है। सारा का सारा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सोलवेंट पे डिपेंड करता है टोटली, और उसमें कुल कितनी कमी आती है वो टोटली अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करता है। और वो अमाउंट हमने किसके फॉर्म में मेजर किया है, इन द फॉर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन ड्यू टू टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो ये वाली चीज़ भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब ये भी हमारा एक फॉर्मूला होगा मोल न्यूमेरिकल्स करने के लिए। अभी मैं आपको इसे समझाता हूँ अच्छे से, आप इसे नोट करें यहाँ तक। ये क्या है हमारा, RLVP। तो हम इस स्टेटमेंट को ये भी लिख लेते हैं कभी कभी, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ द रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये भी लिख लेते हैं हम कहीं कहीं पे, बट ये दोनों स्टेटमेंट मैच करते हैं। अभी हम इनके बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे। इक्वेशन ये जो हमने लास्ट में किया है ना, इसे इक्वेशन 2 देकर आप छोड़ सकते हैं, आगे ये काम आएगी हमारी। इक्वेशन वन किसे दिया हमने, इक्वेशन 1 दिया हमने पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। देखिए डेल्टा पी अपॉन पी नोट मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब आपको जब न्यूमेरिकल्स करने होते हैं तो न्यूमेरिकल्स का एक केस मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ये हमारा एक स्पेशल केस होता है। इस केस में क्या बताया जाता है, व्हेन सोल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी वेरी लिटिल अमाउंट, इन वेरी वेरी लिटिल अमाउंट। जब हमारा सोल्यूट बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित होता है, जब हमारा सोल्यूट बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। देखिए अब डेल्टा पी अपॉन पी नोट, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स, यही मोल फ्रैक्शन होता है ना, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए व्हेन सोल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी वेरी लिटिल अमाउंट, जब हमने सोल्यूट की बहुत ही कम अमाउंट डिसोल्व की हो, जब हमने सोल्यूट की बहुत कम अमाउंट डिसोल्व की है, तो जो सोल्वेंट होगा, जो हमारा सोल्वेंट होगा वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा, और सोल्यूट की अमाउंट क्या होगी हमारी, कम होगी। ये बोला गया है स्पेशली। अब मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा हमें कैसा पता लगता है कि ये कम अमाउंट वाला क्वेश्चन है। जब सोल्यूट की अमाउंट बहुत कम है और सोल्वेंट की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो मैं मोल्स ऑफ सोल्वेंट को क्या कर सकता हूँ, नेगलेक्ट कर सकता हूँ, उसे हटा सकता हूँ। और जब मैं इसे यहाँ से हटा सकता हूँ तो मैं फॉर्मूले को क्या रखूँगा, ये क्या कर दूंगा मैं, जीरो, कैंसिल कर देंगे।
जब किसी चीज़ की अमाउंट बहुत कम होती है तो उसका प्रभाव भी बहुत कम होता है। अब आप एक बात समझे कि आपने 100 ग्राम वाटर के अंदर 90 ग्राम सोल्यूट ऐड किया, अब वो तो बहुत ज़्यादा हुआ ना। अब मैं क्या करूँ, मैं 0.002 ग्राम सोल्यूट को 100 ग्राम वाटर के अंदर डिसोल्व करूँ। अब ये लिटिल अमाउंट है, ये बहुत ही कम अमाउंट है सोल्यूट की, तो ये वेपर प्रेशर में डिक्रीजमेंट भी बहुत ही कम होगा। तो ऐसे केस में हम अमाउंट ऑफ सोल्यूट को क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। और नेगलेक्ट होने के बाद ये क्या हो जाएगी हमारी 0 डेल्टा P अपॉन P नोट। तो ये क्या बचेगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये हमारा एक फॉर्मूला है। हमें जब भी क्वेश्चंस करने होंगे ऐसे केस में जब हमारा सोल्यूट का अमाउंट कम है बहुत ही, तो वो फॉर्मूला ये यूज़ होगा। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अब इसे यहाँ तक नोट करें। .02 ग्राम glucose is dissolved in 1000 gram water. The vapor pressure of water is 24 torr at 25 degrees Celsius. Calculate vapor pressure of the solution. ये हमारा क्वेश्चन है। 0.02 ग्राम ग्लूकोज इज एडेड इन 100 ग्राम ऑफ 1000 ग्राम ऑफ वाटर। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 24 torr at 25 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्या कैलकुलेट करना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। आपको कैलकुलेट करना है PS, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अभी वेपर प्रेशर ऑफ वाटर है। अभी वाटर हमारा सॉल्वेंट है क्योंकि ग्लूकोज सॉलिड है और ये हमारा वाटर लिक्विड है। ऐसे केस में हमारा लिक्विड वाला सॉल्वेंट होता है, तो हमें P नोट दिया है कितना, 24 torr। ओके स्टूडेंट्स, अब ये देखिए 1000 ग्राम के अंदर कितनी कम अमाउंट हमने सोल्यूट की ऐड की है, बहुत ही कम अमाउंट है। 1000 के अंदर अगर मैं 600 ग्राम 600 ग्राम्स क्या करता, डिसोल्व करता, तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट होती। बट ये तो बहुत ही कम अमाउंट है, बहुत कम अमाउंट है। तो हमें जो मैंने अभी फॉर्मूला ड्राइव किया था, अब वही हमें यूज़ करना होगा। ये क्या हमारा W कितना है, 0.02 ग्राम। और ग्लूकोज का मोलर मास होता है कितना, ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है 180। तो ग्लूकोज के मोल्स कितने हो गए बताइए। ग्लूकोज हमारा क्या है, सोल्यूट। तो सोल्यूट के मोल्स कितने हो गए हमारे, बताइए कितने हो गए। W/m 0.02 अपॉन 180। अब मुझे साथ साथ ही क्या चाहिए, अब सॉल्वेंट के बारे में बात करते हैं। ये हमारा किसके बारे में है, अबाउट द सोल्यूट। ये किसके बारे में, हमारा सॉल्वेंट के लिए। W कितना है सॉल्वेंट का, 1000 ग्राम। मोलर मास कितना होता है वाटर का, 18। इसके n मोल्स ऑफ वाटर चाहिए आपको, यानी कि सॉल्वेंट के लिए। तो बताइए कितना है हमारा W/m 1000 अपॉन 18। ये मोल्स हमारे सोल्यूट के और ये मोल्स हमारे सॉल्वेंट के हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, डेल्टा P अपॉन P नोट, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। डेल्टा P को मैं कैसे खोल सकता हूँ, P नोट माइनस PS अपॉन P नोट। अब यहाँ पे आप देखिए P नोट की वैल्यू आपके पास में है, यस P नोट की वैल्यू है, यस। PS आपको कैलकुलेट करना है। आप इसे कैसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस PS अपॉन P नोट। अब यहाँ पे क्या था, P नोट माइनस PS था ना, तो P नोट से P नोट कैंसिल आउट हुआ, 1 एक बार इसके डिवाइड में दे देंगे हम इसे, तो 1। और यहाँ पे PS माइनस P नोट ये रह गया। अब आप क्या करें, जब आपको PS की वैल्यू निकालनी है तो
जो इधर से वैल्यू सोल्व होके आएगी मोल्स ऑफ सोल्यूट और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ये रखने के बाद, तो उसे आप कहीं में से सब्ट्रैक्ट करें, 1 में से उसे सब्ट्रैक्ट कर ले और फिर पी नोट की वैल्यू मल्टीप्लाई इधर करा दें, फिर पी एस की वैल्यू आपकी खुद ही आ जाएगी। मतलब आपका क्या है कि फॉर्मूले में सारी चीज़ें रखने के बाद अब आपकी वैल्यू आ जाएगी। बट ये फॉर्मूला आपको कब यूज़ करना है? जब हमारी सॉल्यूट की अमाउंट बहुत ही कम होती है। ये आपको फॉर्मूले क्वेश्चन देखते ही अंदाजा हो जाएगा कि हमारी कम अमाउंट कब होगी। अब बहुत ही छोटी वैल्यू आपको गिवन होगी, मतलब क्या है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, ठीक है, उससे ही आपको अनुमान हो जाएगा। तो ऐसे हम यहाँ तक क्वेश्चन कर सकते हैं वेपर प्रेशर के। जब हमारा वेपर प्रेशर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के केस में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बहुत कम होती है, तब इसका हम यूज़ करते हैं। इक्वेशन 1 क्या था हमारा? इक्वेशन 1 देखिए अभी हमें एक और फॉर्मूला ड्राइव करना है, तो इसलिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। पी एस अपॉन पी नोट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, दिस वाज द इक्वेशन फर्स्ट। ये मैंने आपको बोला है, ये कहाँ से दिया था हमने? राउल्ट्स लॉ से। इक्वेशन 2 किसे दिया आपने? डेल्टा पी अपॉन पी नोट डेट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये हमने ड्राइव किया था फॉर्मूला। इसे हमने क्या दिया है? इक्वेशन सेकंड। डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट। आपको क्या करना है? इक्वेशन 2 को फर्स्ट से डिवाइड करना है, ये वाली इससे डिवाइड कर देनी है। ओके, तो हमारा क्या आएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इस वाली से इसे डिवाइड किया है, डेट इज इक्वल्स टू, अब पी नोट से पी नोट कैंसिल आउट होगा, पी नोट से पी नोट कैंसिल आउट होगा, ये आएगा हमारा डेल्टा पी अपॉन पी एस। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को मैं कैसे ओपन कर सकता हूँ? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स। बताइए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या होता है? उसके मोल अपॉन टोटल मोल्स। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? उसके मोल्स, उसके किसके, जिसकी बात हो रही है सॉल्वेंट की, अपॉन टोटल मोल्स, डेट इज इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन पी एस। एन टोटल से एन टोटल कैंसिल आउट, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, डेट इज इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन पी एस। ये हमारा वो फॉर्मूला है, जिससे हम किसी भी अमाउंट पे वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट वाला जो फॉर्मूला हमने देखा है वो जब यूज़ करते हैं जब अमाउंट ऑफ सोल्यूट बहुत कम होता है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट हमारा बहुत ही कम होता है, लिटिल अमाउंट में होता है। तो यहाँ पे क्या था? मोल्स ऑफ सोल्यूट वहाँ पे भी था, मोल्स ऑफ सोल्वेंट वहाँ पे भी था, डेल्टा पी वहाँ पे भी था, बस यहाँ पे क्या था? पी नोट था। उसमें क्या था हमारा? पी नोट, क्योंकि हमने पी नोट से उसे ड्राइव किया था। ये वो फॉर्मूला है हमारा जो जब हमारा डिसोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट होता है, जब अमाउंट ऑफ सोल्यूट बहुत कम होती है तो सोल्यूशन कैसा हो जाता है? डाइल्यूट। जब डाइल्यूट वाला था तो हमने केस पढ़ लिया है। बट अगर हमारा सोल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट ना हो या किसी भी अमाउंट पे हो, लिटिल अमाउंट को छोड़कर, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ये हमारा मतलब ये जो फॉर्मूला है ना हमारा, ये हमारा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और इसमें हम किसे ऐड करेंगे अपनी साइड से? आई को। आई क्या हमारा? वन था फैक्टर, जो कि हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। जो हमारा सोल्यूट की नेचर होती है उस पर डिपेंड करता है, तो इसमें हम आई भी शामिल करेंगे। ये हमारा मेन फॉर्मूला होगा जिससे हमारे सारे क्वेश्चंस होंगे। अब ये आप ये नोट कीजिए। अभी मैं आपको 1-2 क्वेश्चन इसका करके दिखाता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा 2.5 ग्राम NaCl is added in 10 gram water, in 10 gram water.
2.5 gram NaCl is added in 10 gram water. The vapor pressure of water is 24 torr. 2.5 gram NaCl is added in 100 gram of water. The vapor pressure of water is 24 torr at 25 degrees Celsius. Then calculate vapor pressure of solution. Vapor pressure of solution. देखिए स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको टेम्परेचर का लॉजिक बता देता हूँ क्या है हमारा। टेम्परेचर तो हमें कहीं पे टी तो हमें यूज़ ही नहीं करना है, फिर ये दिया क्यों होता है। आपको पता है वेपर प्रेशर टेम्परेचर पर से अफेक्ट होता है। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज़ होने लगता है। तो एक फिक्स वैल्यू, एक कांस्टेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर गिवन होगा, बट ये टेम्परेचर हमें नहीं रखना होगा। अगर ये टेम्परेचर चेंज कर दें 25 to 27 डिग्री सेल्सियस, तो वेपर प्रेशर भी चेंज हो जाएगा उसी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, जैसे वो इंक्रीज़ हुआ है उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो एक टेम्परेचर की वैल्यू आपको दी जाएगी, बट आपको उससे कोई वैल्यू मीनिंग नहीं होगा इन द फॉर्म ऑफ कैलकुलेशन। बट आपको पता होना चाहिए कि इसका लॉजिकली सेंस क्या है इसके पीछे। ओके, चलो देखते हैं। स्मॉल पहले बात करते हैं किसकी, सॉल्यूट के बारे में, और फिर किसके बारे में बात करेंगे, सॉल्वेंट के बारे में। अब बताइए W कितना है सॉल्यूट का, NaCl और कौन है, वाटर। कम अमाउंट में भी है और ये वैसे भी सॉलिड है। W कितना हमारा 2.5 ग्राम, और इसका NaCl का मोलर मास जो होता है ना वो कितना होता है 18.58.58.5, यही होता है ना 23 और 35.5। अब इसके मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने हैं आपको, तो 2.5 अपॉन 58.5 W/m0 मोल्स होता है। इधर से देखिए W कितना है हमारा 10 ग्राम, मोलर मास कितना है हमारा 18, मोल्स कितने हो गए हमारे 10/18 W/m0। ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट है और ये मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है। अब फॉर्मूला आपका क्या है, देखिए फॉर्मूला आपका इम्पोर्टेंट है, डेल्टा P अपॉन यहाँ पे PS है, डेट इज इक्वल्स टू कितना होगा हमारा, ये कितना हो जाएगा हमारा, इसे साइड में लिख लेते हैं, डेल्टा P अपॉन PS इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्या आपके पास में ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट की वैल्यू है, इसे यहाँ से कैलकुलेट करके आपको यहाँ पुट करना होगा। अब डेल्टा P को कैसे लिखते हैं हम, P0 माइनस PS अपॉन PS। अब आप इसे कैसे खोल सकते हैं, और इसे एक एक करके डिवाइड कीजिए, P0 अपॉन PS माइनस, अब इसे लीजिए तो ये कितना आएगा हमारा 1। ये इतनी टर्म आ गई है हमारी, कौन सी, ये वाली। इधर की आपको क्या है पहले से ही पता है, तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, PS यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 को आप उधर ले जाएं और फिर ये आप ऐसे करें, इस पूरी टर्म को उधर ले जाएं, फिर PS इधर ले आए, फिर एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब ये बहुत ईजी हो गया। अब आपको वैल्यू पुट करनी है डायरेक्ट। मैं बताना क्या चाहता हूँ, जब हमारा सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट होता है तो यहाँ पे क्या होता है, नीचे इसी सेम फॉर्मूले के अंदर क्या हो जाता है P0। बट अगर वेरी डाइल्यूट वाला केस ना हो, किसी भी वैल्यू पर है हमारा, कोई भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, कितनी भी वैल्यू दी गई है, उस पर हमारा फॉर्मूला ये वाला हो जाता है। जैसे ये हमारा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 10 ग्राम के अंदर 2.5 ग्राम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जनरल सी बात है ये हमारी। तो ऐसे केस में हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको मेन फॉर्मूले दे दिए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। अभी हमारा जो RLVP है ना वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़ा सीखने के बाद फिर से RLVP स्टार्ट होगा। जब हमारा दो सोल्यूट हमारे प्रेजेंट हो एक ही सॉल्यूशन के अंदर, तो ऐसे केस में हमारा जो वेपर प्रेशर होता है वो कितना कम हो जाता है, किस किस बात पे डिपेंड करता है, वो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। या तो हम न्यूमेरिकल पहले ही करेंगे, हाँ पहले हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। RLVP रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर के जितने भी हमारे न्यूमेरिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और जनरल न्यूमेरिकल्स, हम दोनों टाइप के देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अब हम मिलते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे कैसे इन न्यूमेरिकल्स हमारे पास में है RLVP के। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।